सपोज़ करिए कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी दौरान आपको कोई फ़ोन से धमकी देता है, कोई अज्ञात इंसान है जिसने आपको धमकी दी है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देगा और आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुँचने नहीं देगा। ऐसे में आपके एग्ज़ाम की तैयारी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके मेंटल स्टेटस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके शरीर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस धमकी का। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज है क्लास आईपीसी के लॉ के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 4 का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हिंदी में बोलते हैं आपराधिक अभित्रास। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए तब हम आंसर की तैयारी करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल इंटिमिडेशन? व्हाट आर इट्स एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स? डिस्कस बिटवीन क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड एक्सटॉर्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करना है। आपराधिक अभित्रास क्या होता है? क्या जाति बहिष्कार करने की धमकी इस अपराध में आता है? व्हाट इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन? Whenever threat of excommunication from caste is covered under this offense, write brief notes on क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो बेसिकली आपको क्रिमिनल इंटिमिडेशन से क्वेश्चंस यानी कि आपराधिक अभित्रास का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका आंसर यही होना चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें मैंने 2 बुक लिया है और बैक ईयर क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कलेक्ट करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि 12 से 13 मिनट में आपको आंसर एक लिखवा दूँ और समझा भी दूँ अपनी भाषा में। मेरा मेन मोटिव यही है क्योंकि लीगल भाषा जो होती है ना थोड़ी मुश्किल होती है समझना, उसको जब हम अपनी भाषा में समझते हैं तो ही हम आंसर राइटिंग कर पाते हैं। अब जैसे कि लीगल भाषा में इस आंसर की शुरुआत होगी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 503 का उद्देश्य है आपराधिक अभित्रास को परिभाषित करना। मीन्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन की डेफिनेशन किस धारा में दी गई है? धारा 503 में। अब 503 में परिभाषा क्या दी गई है? तो इंटिमिडेशन का मतलब होता है अभित्रस्त करने का आशय, अभित्रस्त करने का या भय से उत्प्रेरित करने का ऐसा कार्य कि उसके परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति या तो कार्यशील हो जाए या निष्क्रिय हो जाए। मतलब धमकी देने का मतलब आपराधिक अभित्रास का मतलब ऐसा कोई काम करना होता है, ऐसा कोई धमकी देना होता है जिससे या तो जिसको आप धमकी दे रहे हैं वो डर जाए या तो और डर के बाद वो कार्यशील हो जाए, मतलब जो आप उससे करवाना चाहते हैं वो डर के मारे कर दे, या फिर वो एकदम निष्क्रिय हो जाए मतलब वो कुछ भी ना करे। मतलब ये भी आप चाह रहे होंगे कि वो कुछ ना करे तो डर के मारे वो भी हो जाएगा। तो बेसिकली इस धारा के अनुसार कहा गया है कि अगर किसी की धमकी से किसी व्यक्ति के शरीर पर, किसी व्यक्ति की ख्याति पर, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर किसी भी तरह का कोई असर होता है जो उसके हित को नुकसान दे तो उस धमकी को क्या कहते हैं? आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कि है आईपीसी की धारा 503 में। अब इसमें क्या है, इसमें इंक्लूड होते हैं जो मर गए हैं उनकी ख्याति भी। जैसे कोई मर गया और वो काफ़ी फेमस है, उसको लोग बहुत अच्छे उससे जानते हैं, अच्छे वे से लोग उसको याद करते हैं। ऐसे में कोई ऐसी धमकी देना जो उसकी ख्याति को, उस धमकी से असर हो, ख्याति कम हो जाए, तो किस में आ जाएगा? ये आपराधिक अभित्रास में आ जाएगा। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिविल वाद चलाने से रहने के लिए बी को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से बी के घर को जलाने की धमकी ए देता है। तो ए क्या है? आपराधिक अभित्रास का दोषी है क्योंकि वो संपत्ति को जलाने की धमकी दे रहा है, इससे संपत्ति का नुकसान होगा और मे भी किसी के शरीर को भी नुकसान हो जाए। दोनों ही कंडीशन में क्या है? आपराधिक अभित्रास है। अब इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं आपराधिक अभित्रास के? तो इसके सबसे पहले तो अभियुक्त के द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति करने की धमकी देना, चाहे वो अनजान कोई दे जिसको आप नहीं जानते या कोई नोन पर्सन दे, दोनों में ही धमकी देना किसी व्यक्ति को, ये क्या है? इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। दूसरा, क्षति की धमकी परिवादकर्ता के शरीर, ख्याति या संपत्ति को दी गई हो, या तो संपत्ति का डैमेज करने की धमकी दी जाए या उसकी ख्याति को डैमेज करने की या उसके शरीर को डैमेज करने की। तीसरा, यह कि किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को दी गई जिससे कि वो परिवार करता हितबद्ध हो, तो ऐसा भी कोई अन्य व्यक्ति के थ्रू भी दिया जा सकता है जिससे कि वो कनेक्टेड हो। यह कि इस प्रकार की दी गई धमकी का आशय ऐसा डर पैदा करना है जिससे कि डर के मारे वो उस काम को कर दे जो आप कराना चाहते हैं, चाहे वो कानूनी रूप से करना अलाउड हो, चाहे वो कानूनी रूप से करना अलाउड ना हो, दोनों ही कंडीशन में भय के कारण उस कार्य को कर दे।
अब किसी व्यक्ति को किसी क्षति की धमकी देना, इसमें रमेश चंद्र अरोड़ा का केस है 1960 का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक जो परिवादी है ना, उसको अविवाहिता पुत्री का कोई अश्लील वल्गर फोटोज निकाल लेता है, वीडियोस बना लेता है और उसके पिता को एक लेटर लिख करके धमकाया जाता है कि अगर उसने मांगी गई राशि धन राशि नहीं दी तो इस चित्र को, इस फोटोज़ को, इस वीडियो को क्या करेगा, पब्लिश कर देगा। तो न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अभियुक्त ने आपराधिक अभित्रास का अपराध किया है। धमकी दे करके क्या किया, एक तो उसकी ख्याति को क्षति पहुंचाई है, दूसरा मेंटल क्षति हुई इससे, दूसरा है हितबद्ध व्यक्ति को क्षतिकारित करना। इसमें क्या उदाहरण लिख सकते हैं कि एक मामले में एक जाली और मनगढ़ंत याचिका रेवेन्यू कमिश्नर के पास भेजी गई, जिसमें धमकी दी गई कि यदि विशिष्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को कथित स्थान से हटाया नहीं गया तो उसकी मृत्यु कर दी जाएगी। अब इसमें निर्णित हुआ कि जिस व्यक्ति के पास याचिका भेजी गई थी, धमकी दिए गए व्यक्ति से हितबद्ध नहीं था, मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं था, इसलिए अभियुक्त का कृत्य आपराधिक अभित्रास के बराबर नहीं है। यदि रेवेन्यू कमिश्नर फॉरेस्ट तो धारा 506 में आपराधिक अभित्रास के लिए दंड दिया गया। जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वो दोनों में से किसी भी भांति से कारावास जिसकी अवधि होगी 2 साल तक या जुर्माने से या दोनों में से ही दंडित किया जा सकता है। अब यदि धमकी मृत्यु की हो, मृत्यु कारित करने की हो, तो यदि धमकी मृत्यु या घोर अपहति कारित करने की या आग द्वारा किसी का संपत्ति जलाने की या मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध दिया जाएगा। किसी स्त्री पर अगर उसके अस्तित्व का लांछन लगाने की हो तो दोनों में से किसी की भांति कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष की होगी, जुर्माना होगा, दोनों दंडित किया जाएगा। अब देखिए, धमकी भी कई प्रकार की होती है। इसमें 3 पार्ट तो होता है, ये संपत्ति, शरीर और ख्याति। लेकिन क्या होता है, कई बार मिथ्यावाद द्वारा करने की धमकी दी जाती है, मतलब किसी एक व्यक्ति के किसी दूसरे व्यक्ति को मुकदमेबाजी को नष्ट करने की धमकी दे दी जाती है ताकि मुकदमा खत्म हो जाए। तो ये एक तरह की ये धमकी हुई। दूसरा, धरना देने की धमकी। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है कि उसके घर पर धरना दे देगा, इस अपराध का अपराधी होगा और इस धारा के अंतर्गत उसको भी दोष सिद्ध किया जाएगा। तीसरा है सामाजिक बहिष्कार की धमकी। जैसे सामाजिक बहिष्कार की धमकी में धमकी इस धारा के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि इस मामले में कारित क्षति जो है उस प्रकृति की नहीं होती है जिस प्रकृति की क्षति धारा में कही गई है। चौथा है जाति से बहिष्कार की धमकी, जिसमें अपना खेत छोड़ दे वरना जाति से निकाल दिया जाएगा, ऐसी धमकी दी जाती है। ये भी इस धारा के अंतर्गत नहीं आता है। फिर है मार डालने की धमकी। मार डालने की धमकी दोष सीधी धमकी की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे एक भाई दूसरे भाई को तलवार लेकर दौड़ा पर दूसरे व्यक्ति ने उसकी तलवार छीन कर उसके हाथ को अस्त्र रहित कर दिया, उसके हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं है। अब उसने धमकी दिया कि जब भी वह मुक्त होगा उसे मार डालेगा, तो कोई अपराध हुआ नहीं। किंतु यदि कोई अभियुक्त रेवेन्यू इंस्पेक्टर को इस तरह की धमकी देता है और संपत्ति नष्ट करने की धमकी देता है, उसे मार डाला जाएगा, तो ये दोष सिद्धि हो जाएगी। फिर है प्रतिशोध की धमकी। कई बार बदला लेने की धमकी दी जाती है। इसके बाद है लोक शांति भंग कराने के लिए धमकी देना। पब्लिक प्लेस में कुछ चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, उसमें किसी के द्वारा धमकी देना कि वो लोक शांति को भंग कर देगा। ये इस तरह से कई चीज़ें होती हैं धमकी से रिलेटेड। घृणा फैलाने के लिए, लोगों में आपस में शत्रुता जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पर फैलाने के लिए जो धमकी दी जाती है वो है। समाचार पत्र में गलत ऐसे न्यूज़ निकाल करके, पूजा स्थान पे जा कर के ऐसा कोई धमकी देना, ये सब अपराध करना, ये सब क्या होता है, आपराधिक अभित्रास में आता है, जिसमें 5 वर्ष तक का भी कारावास हो जाता है। जैसे कि पूजा के स्थान पे अगर कोई ऐसा आपराधिक करता है, जमाव हो कर देता है तो, और उसके बाद जुर्माना भी लग जाता है। अब धमकी मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एक्सटॉर्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले आपराधिक अभित्रास जो है वो धारा 503 में है, जबकि एक्सटॉर्शन किस में है, 383 में। पहले तो आपको धारा का ही अंतर बता देना है। दूसरा आपको बताना है कि आपराधिक अभित्रास का प्रयोजन जो होता है उस व्यक्ति को जिसे धमकी दी जाए उस कार्य या लोभ के लिए उत्प्रेरित करना जिसके लिए वो विधिपूर्वक बाध्य ना हो, मतलब उसको ऐसी धमकी दी जाए कि वो डर के मारे उस काम को कर ले जो आप करवाना चाहते हैं। जबकि एक्सटॉर्शन में धमकी का प्रयोजन क्या होता है, संपत्ति, सिर्फ और सिर्फ संपत्ति से रिलेटेड, जबकि इसमें क्या होता है, शरीर, संपत्ति और ख्याति से रिलेटेड होता है। दूसरी ओर आपराधिक अभित्रास जो है, धमकी के प्रभाव का उत्पन्न होना उस व्यक्ति को साक्षात रूप से देना आवश्यक नहीं होता है, मतलब सामने से ही जरूरी नहीं है, कई बार अज्ञात लोग भी धमकी दे देते हैं। जबकि एक्सटॉर्शन जो है यह अपमान, मान हानि नहीं होते हैं। इसके बाद है आपराधिक अभित्रास जो है, पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपराधी की संपत्ति का परिदान किया जाना आवश्यक नहीं है, जबकि उद्यापन या एक्सटॉर्शन में अपराध का मूल तत्व संपत्ति का ही परिदान है।
अब मैंने आपको क्या क्या बताया, कौन कौन सी धाराएं बताई, कैसे आप रिवीजन करिएगा, कौन से केस बताइए, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि धारा मैंने इंपॉर्टेंट कौन सी बताई, 503 और 506। 503 में क्या है, आपराधिक अभित्रास का परिभाषा है, और 506 में क्या है, आपराधिक अभित्रास के लिए दंड है। इसके बाद मैंने 3 तत्व बताए हैं आपराधिक अभित्रास के, शरीर, ख्याति और संपत्ति। इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है जिसमें रमेश चंद अरोड़ा का केस बताया जो कि बेटी का अश्लील चित्र से रिलेटेड है, और कुछ उदाहरण बताए हैं किसी को धमकी देने का, आत्महत्या से रिलेटेड, और लास्ट में आपको मैंने आपराधिक अभित्रास और उद्यापन के में अंतर बताया। तो फाइनली बचा क्या, आपका कंक्लूजन बचा। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखिएगा, आपराधिक अभित्रास की परिभाषा और ये सब लिखने के बाद कंक्लूजन आपको एक पॉजिटिव कंक्लूजन देना है। मैं चाहती हूँ कि नीचे आप कंक्लूजन अपने से 2 से 3 लाइन में मुझे लिख करके कमेंट करके बताइए कि इसका कंक्लूजन क्या बेस्ट हो सकता है, और आपके पास क्या कोई और केस लॉ है, केस स्टडी है जो मैंने छोड़ दिया और आप बताना चाह रहे हैं, तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि एक केस है जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया बनाम CDR रविंद्र बी देसाई का केस है, जिसमें अभियुक्त नौसैनिक अधिकारी पर 3 अन्य नौसैनिक अधिकारी की पत्नी के साथ मोबाइल पर वल्गर चैटिंग करने का आरोप था। उसने क्या किया कि मोबाइल हमारा खो गया, जबकि उसके मोबाइल में तीनों महिलाओं के नंबर पाए गए। तो न्यायालय ने नहीं माना और अभियुक्त को धारा 509 के अंतर्गत दोषी ठहराया, क्योंकि ये जो आपराधिक अभित्रास है उसमें महिला की लज्जा का अनादर करना भी अपराध का आवश्यक तत्व माना गया है, और अश्लील शब्दों का उच्चारण करना भी। इसीलिए ये क्या है, आपराधिक अभित्रास है। इसी तरह से आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई केस दे सकते हैं, या कोई उदाहरण इमेजिन करके भी आप दृश्य बना करके भी दे सकते हैं। अब उदाहरण कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए ए ने बी को इस कदर गाली दी कि बी बुरी तरह से डर गया, और यह कहा जा सकता है कि ए आपराधिक अभित्रास का दोषी है, क्योंकि ए द्वारा बी को गाली इस लिए दी ही गई थी कि उसके सम्मान को क्षति पहुंचे और वो बुरी तरह से भयभीत हो जाए। तो इस तरह से आप ए और बी का एग्जाम्पल दे करके भी एक सीन इमेजिन करके भी बता सकते हैं, अगर केस आपको याद नहीं है तो। अब आपको और भी क्लासेस अगर देखनी होंगी सेकंड सेमेस्टर LLB के किसी भी पेपर की, तो चैनल के प्लेलिस्ट पर उसको अपलोड किया हुआ। मैंने कोशिश की है कि 15 मिनट में 2 किताब और बैक ईयर क्वेश्चन और गाइड से कलेक्ट करके आपका एक आंसर तैयार करवा सकूँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से आंसर लिख सकें। हर बार की तरह मैं फिर यही बोलूँगी कि सिर्फ फैक्ट को मत लर्न करिए, फैक्ट के साथ कंसेप्ट क्लियर रखिए, और कोशिश करिए कि अपनी लैंग्वेज में ही समझने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि आप जो किताबी भाषा है वो ही लिखिए, जैसे कि मिथ्यावाद द्वारा विनष्ट करने की धमकी, ये बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो जाता है, और जो कॉपी चेक कर रहा होता है ना उसका भी इंटरेस्ट ब्रेक हो जाता है। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, वो भी ये समझता है कि हाँ आपकी समझ जो है ना बिल्कुल क्लियर है। इसलिए लॉ में ना रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। एक एक चीज़ को, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के अगर आप समझिएगा और उसके कीवर्ड्स निकाल के एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा कॉपी में, तो बहुत कम समय में एग्जाम में आप रिवीजन भी कर पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कम समय में रिवीजन करना। इसके लिए 10 पेज में सारा पूरा आप एक पेपर का नोट्स बना सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं पता होगा, कीवर्ड्स निकालना नहीं पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको कीवर्ड्स निकाल के स्ट्रक्चर बनाना भी बता दूंगी। फिलहाल मेरा पर्पज़ यही कि इस क्लास को आप 2 से 3 बार ध्यान से सुनिए, एक स्ट्रक्चर बनाइए और रिवीजन भी इसे सुन करके ही करिए, तो आपको एग्जाम में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर राइटिंग में। चैनल का सब्सक्राइब या फॉलो बटन नहीं क्लिक किया है तो कर दीजिए, ताकि फ़ायदा ये है कि आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी।